हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा मारामारी बाढ़ सीट पे अभी से शुरू हो चुकी है। क्या हमेशा इनका परिवार ही रहेगा? पहले पिताजी, फिर बेटा, कभी चाचा, तो ये किसी को आगे आने देंगे या नहीं देंगे? कई कह देते हैं बुझे हुए दीपक हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं। क्या वास्तव में 5 साल में, इन 4.5 साल में कुछ बदला है बारडा विधानसभा क्षेत्र? वो नाराजगी इस बात के लिए है कि लोग अपेक्षा करते थे और वो चीज़ें यहाँ इस क्षेत्र को नहीं मिली। रात दिन लगे हुए हैं, सुपारिश ले लेके बड़े बड़े नेता उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो कब तो लगता है नृपेंद्र सोराण को, पूर्व विधायक को, कहीं ना कहीं कांग्रेस मौका देगी। उम्मीदवार भी बनेंगे। शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, एक धड़ा बना हुआ है अलग से, और हुड्डा का धड़ा अलग बना हुआ है। पिछली बार भी आपने दावा किया था हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आप 30-32 पे वहीं पर अटक के खड़े हो गए। कांग्रेस बोला अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई, बात करती है बड़ी बड़ी, जूतों में खीर बट रही है उनकी, रोज़ आप देख रहे हो, लाठी डंडों से वो लड़ाई कर रहे हैं, वो रोज़ देख रहे हो आप, और वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। एक बार जिसको जिता देती है, दोबारा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को मौका नहीं देती जीतने का। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे, और मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है हरियाणा प्रदेश के नया बिना जिला चरखी दादरी और विधानसभा बाढ़। हमारे साथ पूर्व विधायक एडवोकेट नृपेंद्र सोराण बने हुए हैं खास बातचीत में। पूर्व विधायक, अधिवक्ता, 2 पदवी हैं इनके पास, तो इनके साथ बातचीत करेंगे तो इनकी जिम्मेवारी भी डबल बनती है। तो इनको भली भांति पता है कि जनता को किस तरह खुश किया जाता है, किस तरह काम करवाए जाते हैं, और फिलहाल हरियाणा में कैसा माहौल है, किस दौर से गुजर रहा है हरियाणा प्रदेश, ये भी जानेंगे। और साथ साथ कई सवाल जवाब पक्ष और प्रतिपक्ष के होते हैं, विपक्ष के, तो वो भी जानेंगे, क्योंकि कई सवाल जनता के हैं, विपक्ष को के भी हैं, वो भी इनसे सवाल जवाब करेंगे। हैं पुराने सीनियर लीडर, अधिवक्ता, कोशिश करते हैं हमारे सवालों के चक्रव्यूह में फंसाने की, लेकिन फिर 2 पदवी हैं, ये बहुत मुश्किल से फंस पाते हैं, फंसते नहीं हैं, बच जाते हैं। एडवोकेट साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले साहब, जनता जनार्दन बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं आपको। बीजेपी को शिक्षा छोड़ के आए, फिर कांग्रेस में आगे, दोबारा पुराने जगह पुराने घर में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में हमने संघर्ष, मेरे पिताजी ने उस वक्त शुरू किया था जब कांग्रेस के बहुत ही कठिन समय चल रहा था, 1982 का, 1987 का। चौधरी अतर सिंह यहाँ से उम्मीदवार रहे, और वो भी पॉपुलर होते हुए भी, क्योंकि उन दिनों बड़ा कठिन समय पार्टी के लिए था, चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो उन दिनों से कांग्रेस पार्टी से अपनी पहचान बनी हुई है। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी भी कांग्रेस की एक ब्रांच ही कह सकते हैं, क्योंकि उसका विलय हुआ, और उस पूरी हरियाणा विकास पार्टी के सारे टाइम में युवा का अध्यक्ष होने के नाते, उसके संगठन से बराबर जुड़ा रहने के कारण, और अंतिम समय में भी जब उसका विलय कांग्रेस पार्टी में हुआ, तो जो विलय की चिट्ठी मैं दे के आया केंद्रीय हाईकमांड कांग्रेस पार्टी के उस वक़्त के केंद्रीय संगठन मंत्री को, तो इस कारण से मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी से मेरी अटैचमेंट और मेरी जड़ें पहले से हैं, और मेरे पिताजी के समय से इसमें जड़ें हमारी चल रही हैं। जी सोराण साहब, सबसे पहले मैं बात जानूंगा, लोग कहते हैं आपके पिताजी का नाम क्या बताया? चौधरी अतर सिंह मांडीवाला के नाम से जाना। अतर सिंह मांडीवाला विधायक रह चुके हैं, वो भी सांसद रह चुके हैं वो। अब कुछ सुर लोगों के बदले बदले सुनने को मिले, हमने इंटरव्यू किया कई लोगों का, कहते चौधरी जो मंडी वाले हैं, अतर सिंह जी, क्या हमेशा इनका परिवार ही रहेगा? पहले पिताजी, फिर बेटा, कभी चाचा, तो ये किसी को आगे आने देंगे या नहीं देंगे? कहते हैं कि हम वो कांग्रेस का पैटर्न पे नहीं चलेंगे, दादा परदादा, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरा पोता, तो उसी पैटर्न पे आप चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले के इंटरव्यू देखा, उसमें सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप भी लगे आप पे। ऐसा है मुन्ना लांबा जी, एक तो चौधरी अतर सिंह के ऊपर
अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड की स्टडी कर ले। देश की आज़ादी के समय प्रजामंडल एक आंदोलन हुआ था जो अंग्रेज़ के खिलाफ भी, अंतिम समय में जब अंग्रेज़ जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उस वक़्त की देसी रियासतों के खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ संयुक्त रूप से एक मूवमेंट था, प्रजामंडल मूवमेंट। चौधरी अतर सिंह ने अपना पढ़ते हुए, जाट कॉलेज रोहतक में जब वो पढ़ते थे, पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई के बीच में वो उस आंदोलन में कूदे थे। उसके बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, पहला आम चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। चौधरी अतर सिंह अपने उस आंदोलन के कारण, या अगर परिवार की बात उठाई है तो अपने पूर्वजों के ताकत के बल पर निर्दलीय उम्मीदवार बने। वो बाढ़डा सतनाड़ी विधानसभा क्षेत्र होता था, 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार बने। और उस वक़्त अकाली दल की सरकार जो पेप्सू, उस वक्त पंजाब भी नहीं थी, PEPSU, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन की एक जो स्टेट बनी थी, उस स्टेट में वो MLA बने, मंत्री बने। चौधरी अतर सिंह मेरे से पहले हरियाणा प्रदेश में विधायक रहे, हरियाणा प्रदेश की विधानसभा। यानी कि मैं कह सकता हूं चौधरी अतर सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बने हैं। और वो 3 विधानसभाओं का उन्होंने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन किया है। और जहां तक मेरे को आपने उनके साथ जोड़ दिया, मेरा जन्म, मैं 61 साल का हो गया, 62 में जाऊँगा अभी। और मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरे पिताजी MLA थे। मेरा तो जन्म मेरे पिताजी के उसमें हुआ। और उसके बाद से मैंने घर में काम ही एक देखा कि भी किस तरह से पर्चे चिपकाए जाते हैं, किस तरह से झंडे फहराए जाते हैं, किस तरह से। फिर बाद में थोड़ा बहुत अपना स्टेज भी शेयर करने लग गए, और फिर लोगों ने MLA भी बना दिया। पर जो आपने सवाल उठाया है उसका मैं अगर एक छोटा सा जवाब दूं, बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही सम्मान के साथ, अगर कोई किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया साहब, नहीं सवाल किसी का सवाल आपने एडवोकेट साहब मेरे सामने रखा। हाँ, बिल्कुल किसी के द्वारा उठाए गए सवाल को आपने रखा कि भी चौधरी अतर सिंह, उसके बाद उनका बेटा, फिर उसके बाद और अगली पीढ़ी, और ये सारी चीज़ें कि भाई एक ही परिवार रहेगा। मैंने कहा भी देखो, इसमें मेरा जवाब जो आपके माध्यम से जो बनता है और ये सब के लिए है, और इसमें किसी तरह की कोई तलखी मेरे जवाब को अदरवाइज ना ले। रोज़ फिल्में हिट होती हैं। अभी पिछले दिनों में हमने नाम सुना कि भी एक फिल्म आ गई गदर नाम से, उससे पहले आ गई थी कोई दंगल, उससे पहले आ गई थी कोई क्रांति, उससे पहले आ गई थी। लेकिन शोले का अपना एक स्थान है। चौधरी अतर सिंह जो जिस हिसाब से उन्होंने अपना जो काम किया, फिल्म के इतिहास में जो स्थान शोले का है, वो राजनीति के इतिहास में चौधरी अतर सिंह का स्थान है। उसको कोई भी दूसरी तरह से आंकने की कोशिश करे तो ये समाज में स्थापित हो चुकी चीज़ें हैं। और शोले आज भी शोले है, फिल्में रोज़ हिट होती रहेंगी, भविष्य में भी होंगी, बीच में भी बहुत हुई होंगी, लेकिन शोले का अपना स्थान है, चौधरी अतर सिंह का भी अपना एक स्थान है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ। जी। तो हमारे साथ एडवोकेट नरवेंद्र सोरान जी बने हैं, चौधरी अतर सिंह के बेटे हैं बड़े, और ये खुद विधायक भी रह चुके हैं। कहते हैं चौधरी अतर सिंह जी एक फायरमैन, एक ब्रांड थे, और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है। और उनको आंकना हमारे बराबर तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक ब्रांड थे, एक फायरमैन थे जो दशा और दिशा देने वाले थे समाज को। ठीक है, एडवोकेट साहब मान लेते हैं सारी बातें आपकी, लेकिन कई कह देते हैं ये बुझे हुए दीपक हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं, ये जल्दी ये बुझ जाएंगे। ये फड़फड़ाने, जो दीपक बुझता है तो फड़फड़ाहट कुछ ज़्यादा होती है, तो ये फड़फड़ाहट है अभी। और आप 61 साल के हुए हैं, इसके बाद आप एक चुनाव और लड़ सकते हैं, उसके बाद एक चुनाव और लड़ सकते हैं। अभी तो 75 साल तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे हम BJP की बात करें, गाइडलाइन है भाई 75 साल तक चुनाव लड़ सकता है बंदा, तो अभी तो 2-3 चुनाव लड़ सकते हो। तो अभी तो आप बुझे दीपक माने आपको, ये आखिरी पड़ाव, ये तो समझ में नहीं आया। देखिए, ये तो कोई किसी को क्या मानता है, इस बारे में किसी की धारणा बदली नहीं जा सकती। लेकिन मुझे याद है 1977 की एक बात, जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी,
और उसके बाद में 1978 में जब पीक पर जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, चौधरी बंसी लाल जी को हथकड़ी लगा के भिवानी की कोर्ट में पेश किया गया था। वो एक बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ की थी। और ये भी बहुत सारे दर्शक शायद ना जानते हों कि उससे पहले चौधरी अतर सिंह ने इमरजेंसी में जेल काटी थी और चौधरी बंसी लाल उस वक्त सत्ता में थे। चौधरी बंसी लाल को उस वक्त जब, और ये ऐतिहासिक बातें हैं कि उस वक्त जब चौधरी बंसी लाल की ज़मानत का कोई इशू आया था और उस वक्त चौधरी बंसी लाल ने चौधरी अतर सिंह के साथ राजनीतिक विरोधी होते हुए उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार जब चौधरी अतर सिंह को और किसी बीच के आदमी के माध्यम से संपर्क किया और जब ये मैसेज आया कि भी चौधरी अतर सिंह के साथ तो मैं जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन आज मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता है, और उस वक्त का वो इशू उस ज़माने के जो लोग बैठे हैं वो याद करते हैं कि चौधरी अतर सिंह उस वक्त बड़ी खुददारी के साथ और पूरी ताकत के साथ चौधरी बंसी लाल जी के साथ जाके खड़े हुए थे। और वो दिन था और आज का दिन था, जो उस दीपक को बुझा हुआ मानते थे उस दीपक ने पूरा उजाला किया। चौधरी अतर सिंह उनके साथ खड़े हुए। चौधरी अतर सिंह ने, उन्होंने, उसके बाद मैंने चौधरी बंसी लाल जी के साथ मिलके हरियाणा प्रदेश में सरकार ही नहीं चलाई, हमने एक पार्टी खड़ी करके पार्टी भी चलाई। बहुत ही गर्व के साथ ये मैं कह सकता हूँ। तो कोई बुझते हुए दीपक को बुझता हुआ मान ले, कोई क्या मान ले, ये तो एब्रीवेशंस है, कोई कैसे यूज़ करता है। लेकिन ये जनता में अगर आपके पास ईमानदारी है, आपके पास अपना बल है, अपनी ताकत है लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में, तो आप बुझ नहीं सकते, कभी नहीं बुझ सकते। ये समाज चलती रहेगी। कुछ बातें और हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की। आप अक्सर रोज़ राउंड पे रहते हैं, घर घर भी जाते हैं, लगातार पिछले इंटरव्यू में कहा कि मैं अब नहीं, मैं तो लगातार ही जाता रहता हूँ, ये नहीं भी चुनाव आ गए। अब आपको लग नहीं रहा है ये चारों तरफ से चुनाव लड़ने वाले आगे निकल निकल के, तो ऐसे में आप जैसे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ते आए हैं, विधायक रह चुके आप, तो आपको कुछ ऐसा अटपटा नहीं लगता भी हमारे पे फर्क डालेंगे, या कुछ ऐसे मौसमी मंडी की तरह दर्जनों जैसे चुनाव लड़ने वाले चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं? तो बाड़ा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट है नंबर 1 तो, और यहाँ पे चुनाव लड़ने वालों की एक नहीं 2 दर्जन तादाद है। फिलहाल अगर सिचुएशन देखी जाए हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा मारामारी बाड़ा सीट पे अभी से शुरू हो चुकी है। तो नृपेंद्र सोनान जी, आप वकील भी हैं, आपकी सोच बहुत दूर की रखते हैं आप अपने आप को फिर कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, जो भी आदमी उम्मीदवारी की बात करता है वो चाहे किसी साइड से भी आए, किसी भी दल से आए, मैं उसको मौसमी या इससे आगे भी कोई शब्द अगर यूज़, कोई मेंढक कोई यूज़ करता है, मैं नहीं करना चाहता। बहुत ही सम्मानित लोग होंगे वो जो चुनाव का इरादा रखते होंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि बहुत सारे लोग यहाँ बाड़ा हॉट सीट जैसा आपने बताई, और ये है हॉट सीट बनी हुई है, और यहाँ पर बहुत लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि ये सारे लोग जो माहौल बनाना का काम जो करते हैं, जो एक माहौल गर्म करने का काम करते हैं, उसमें लगे हुए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर यहाँ सुनसान पड़ा होता तो कहीं ना कहीं मैं भी इस स्पीड से ना काम कर पाता, या इस जोश के साथ, इस जुनून के साथ मैं काम नहीं कर पाता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2 दर्जन जो आपने बताया, ये इतने सारे लोग यहाँ चुनाव मैदान में हैं और अपने अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगे हुए हैं। चुनाव तो आखिरी में चुनाव की तरह ही होगा, और निश्चित रूप से फैसला यहाँ के लोग करेंगे। पर मुझे अच्छा लगता है कि फैसला किधर जाएगा, अभी आकलन कुछ है, या फिर चौधरी अतर सिंह के परिवार की तरफ? नहीं, देखो, इस बारे में मैं अगर जो फैसला लोगों ने करना है, दर्शकों ने करना है, उसके बारे में मैं अगर कोई बात कहूँ तो वो उसको अदरवाइज समझा जा सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोगों का प्यार, लोगों का अपनापन, और चौधरी अतर सिंह के प्रति जो 36 बिरादरी का सम्मान, या उससे पहले भी, देश की आज़ादी से पहले भी जो लोग, और उस वक़्त के जो इतिहास को जानने वाले, समझने वाले जो लोग, जिनके पूर्वज जानते हैं, उन लोगों का प्यार, अपनापन, सम्मान है, और उसका लाभ हमें मिलता रहा है, मिलता रहेगा। इस बात से मैं आश्वस्त हूँ। जीत हार का अलग बात। तो हमारे साथ कुछ बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत भी कर लेते हैं एडवोकेट साहब से, क्योंकि पेशे से एडवोकेट हैं,
पूर्व विधायक हैं, तो बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो हालत है वो आपसे छुपी नहीं है भली भांति। किस कदर देखते हो आप? क्या वास्तव में 5 साल में, इन 4.5 साल में कुछ बदला है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र? क्योंकि नैना चौटाला हैं, उनके पुत्र डिप्टी सीएम हैं, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन कद इतना बड़ा है उनका। तो क्या लगता है, जिस उमंग के साथ बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वोट दिए थे नैना चौटाला को, जिस उमंग के साथ जनता ने जिताया था, जिस उमंग के साथ एक नए चेहरे को हाथों हाथ ले लिया था, भाई इनको जिताना है, हमें जिताना है बस, पूरी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ढोल नगाड़े डीजे गाजे बाजे ऊँटों पे बैठ के सारी जनता तो नैना चौटाला के साथ देखी हमने उस समय कि चुनाव में हम भी लगातार यहाँ बने होते बाड़ा में। तो क्या उनकी आशाओं पे आप भली भांति, मैं आपसे मुख से जानना चाहूँगा, कितना सही मानते हो, कितनी खरी उतर पाई उनकी? देखिए, ये जो पिछला चुनाव था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एकदम से एक नए चेहरे को उतार के, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक ब्रांड नेम उनके साथ चौधरी देवीलाल का जुड़ा हुआ था, उसका लाभ लेके और यहाँ से चुनाव जीत लिया। उसके बाद से नैना चौटाला जी का कोई इंटरेस्ट इस क्षेत्र में नहीं है। जहाँ तक बाढ़डा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, मैं बाढ़डा ही नहीं, पूरा सीमावर्ती क्षेत्र, आप अगर राजस्थान के साथ लगता हुआ सिरसा से लेके और अगर नूह तक चले जाएंगे, पूरा, चाहे वो सिरसा का, चाहे हिसार का, चाहे ये सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे हमारे भिवानी जिले के, चाहे दादरी के और महेंद्रगढ़ के, आपके गुड़गांव, नारनौल, नहीं फरीदाबाद के, ये सीमावर्ती क्षेत्र हरियाणा का पंजाब के समय से ही, जो पंजाब था उस वक्त से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बहुत ज़्यादा काम की यहाँ ज़रूरत है। लेकिन जिस हिसाब से नैना जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आई, और जिस हिसाब से, क्योंकि स्वाभाविक है कि भी एक बड़ा ब्रांड आए और लोगों को एकदम नया चेहरा लगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। उस हिसाब से जो इस क्षेत्र की जो मांग थी, जो काम होने चाहिए थे, और नैना जी को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको, जिस हिसाब से, क्योंकि उनका बेटा हरियाणा की गवर्नमेंट में आधे का हकदार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उसमें है, और उन्हीं के परिवार से बिजली मंत्री भी हैं। मैं तो कहूँगा कि हरियाणा में कहने को बीजेपी की सरकार है, चौधरी देवीलाल का परिवार 75% सरकार तो चौधरी देवीलाल का परिवार चला रहा है, 25% खट्टर साहब के पास है। पर कोई भी बात हो, दोनों की मिली भगत होगी कि बीजेपी जब 25% में हिस्सेदारी करके और अपनी सरकार बता रही है, तो जो काम हमारे क्षेत्र में विकास का होना चाहिए था, जो ज़रूरतें यहाँ के लोगों की थी, जिस हिसाब से लोग आज धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ आंदोलन के लिए खड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका पुतला जलाया, उसका पुतला जलाया, ये नाराज़गी की चीज़ें होती हैं, पुतलों से जो एक मिलता है। और वो नाराज़गी इस बात के लिए है कि लोग अपेक्षा करते थे और वो चीज़ें यहाँ इस क्षेत्र को नहीं मिली। ये बहुत ही दुखद है, और ये क्षेत्र डिजर्व करता था। इन लोगों को जिनको मौका मिला हुआ है, ये लोग कर सकते थे, लेकिन किसी की रुचि यहाँ चुनाव के बाद रही नहीं, ये स्पष्ट दिख रहा है, और क्षेत्र पछता रहा है। तो हमारे साथ नृपेंद्र सोरान जी बने हुए खास बातचीत में पूर्व विधायक हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, और मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए हैं। और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे इस काबिल समझती है तो निश्चित तौर पे हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे। तो बात के पिछली बार आपने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, हमने ऐलान कर दिया है, जनता के बीच गए, जनता से पूछा, हर हमारा परिवार पूरा बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हर घर घर के रैलीज पे गए हैं, लोगों की राय ली। बीच में 3 महीने आपने लोगों ने कहा ठीक है आप चुनाव लड़ लीजिए, पुराने घर में वापस आ जाइए, पुराने घर में भी आ गए कांग्रेस में। अब आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस में बीजेपी की तरह लोग भाग रहे थे रात और दिन, मुझे जैसे जैसे करके बीजेपी ज्वाइन करवा दो, इसी तरीके से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं लोग, रात और दिन लगे हुए हैं, सिफारिश ले लेके बड़े बड़े नेता उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो आपको लगता है नृपेंद्र सोरान को, पूर्व विधायक को, कहीं ना कहीं कांग्रेस मौका देगी, आप आइए यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए? देखिए,
जैसा पहले प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी नेता कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और कैंडिडेट बनना चाहते हैं। इतनी ही खुशी पार्टी को भी हो रही होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात नहीं होती कि दूसरी पार्टियां छोड़ के लोग उस पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है। इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी चूक कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस ही क्यों ना हो, मेरी पार्टी की बात मैं जोर दे के कह सकता हूं, पर दूसरी पार्टियां भी किसी भी प्रकार की चूक नहीं करेंगे। आजकल साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे मेथड ऐसे हैं कि भी जनता में दूसरे लोगों के मुकाबले में जीत की क्षमता किसकी है। और अगर जिस दिन ये सही सही पूरा नाप के किसी एक आदमी को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से, और आप देखेंगे कि भी यहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार हम यहाँ से उम्मीदवार भी बनेंगे और यहाँ से बिना किसी दिक्कत के पार्टी को किसी भी तरह का अलग से बोझ डलवाए पार्टी के ऊपर, और अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ अच्छी खासी लीड के साथ यहाँ से पार्टी की सीट को विधानसभा में ले जाके हम अपना समर्थन देंगे। ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जी सुरेंद्र साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। चलो ठीक, अच्छी बात, आप चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का एक पर्सन है, पूछ लेना अब की बार जब भी इंटरव्यू करें, एक बार जिसको जिता देती है दोबारा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता उस व्यक्ति को मौका नहीं देती जीतने का। ये कड़वी सच्चाई है क्या? कि हमारे मुकाबले में अब से पहले भी अगर कोई नया कैंडिडेट आया, बाहर से कैंडिडेट आया, तो स्वाभाविक है कि ये जो पूरा सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पर लोग प्रभावित हो जाते हैं किसी भी नए कैंडिडेट से, नए ब्रांड से। उसको आजमाने के लिए 5 साल अपने ख़राब कर देते हैं कई बार। फिर आ गया तो अगर रिपीट करके कोई भी कैंडिडेट आएगा, कोई भी कैंडिडेट रिपीट करके अगर आता है तो फिर हम उनमें अव्वल रहेंगे। मैंने शोले की बात जो बताई थी वो हवा में नहीं बताई, और शोले शोले ही रहेगी, फिल्में रोज़ हिट होती रहेंगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन कोई नया कैंडिडेट आ जाता है बाहरी क्षेत्र से, सीमा से लगते हैं, जैसे लुहारू से आ जाते हैं, सबसे पहले लुहारू की बातचीत कर लेते हैं अब, या फिर कोई तोसाम का आ जाता है, जैसे 2 विधानसभा क्षेत्र से आ सकते हैं, और कई लोगों की वहाँ से मंशा भी है यहाँ से चुनाव लड़ने की। तो क्या लगता है वो जीत जाएंगे यहाँ पे आके, या फिर अब की बार वो कहते हैं ना बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की सत्ता एक बार जीतने के बाद दोबारा उस व्यक्ति को मौका नहीं देती, तो क्या लगता है? वेलकम वेलकम, स्वागत है कोई भी आए, क्योंकि ये जो आपने बताया ना साथ लगते हुए क्षेत्रों से, वो यहाँ के लोगों के लिए ब्रांड और अट्रैक्शन नहीं होंगे, वो तो आजमाए हुए लोगों की गिनती में आएंगे। लेकिन उनकी मंशा है हम चुनाव यहाँ से लड़ने की पूरी मंशा बना रहे हैं। ये ठीक है कि हम भी सुन लेते हैं आप जैसे लोगों के माध्यम से कि फलां पड़ोसी भी ये मानता है कि भी ये कंफर्टेबल सीट है, ये इजी सीट है, दूसरा तीसरा चौथा। पर आप ये मान के चलें कि बारडा के लोग अब बहुत विजिलेंट हो गए हैं, और अब इस सीमावर्ती क्षेत्र को और पिछड़ा हुआ क्षेत्र का जो नाम चलता रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अब इस मामले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, ये विजिलेंट है। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को पूरा जैसे क्यों खाला जी का बाड़ा समझते हैं, कोई भी आइए खा पी के भोजन करके चलते बनिए, मतलब ये क्यों लगता है लोगों को? कुछ तो कमी है कहीं ना कहीं, या लीडर यहाँ अच्छे नहीं है, या फिर जनता में कोई कमी है, बाहर के उम्मीदवार आके यहाँ से बन जाते हैं, तो कुछ तो है। तो देखो लीडरों की भी कमी रही है, यहाँ ये लीडर पावरफुल नहीं है, या उन लोगों को ये लगता है ये लीडर ऐसे ही हैं, 2 चुटकियों में इनको हम हरा सकते हैं, या फिर आपकी लोगों की जनता में पकड़ नहीं है, इसलिए उन लोगों की हिम्मत होती है यहाँ से आके चुनाव लड़के जीत जाते हैं वो लोग। नहीं, पकड़ भी है और लोग पूरा चीज़ों को समझते भी हैं, पर ये ऐसा स्वाभाविक है कि कई बार नई चीज़ कोई भी आती है उसको आजमाने का एक लोगों का एक स्वभाव होता है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। मैंने आपको कहा कि अब इतनी अवेकनिंग, इतनी जागरूकता, इतनी चेतना लोगों में आ गई है कि ये चीज़ें अब बारडा के बारे में कोई सोचता है ना, तो वो फिर रियलिटी से काफ़ी दूर है, और अब बारडा में ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। विजिलेंट है लोग, जागरूक हैं। जी एडवोकेट साहब, हम बात जाने, चलो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे और पार्टी आपको अब की बार ये कह देती है अब की बार आप रहने दीजिए, इससे अगली बार जब भी चुनाव होंगे आपकी सीट कंफर्म कर देते हैं हम,
आप रहने देंगे या आपको कोई बड़ा पद दे देंगे, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसमें? देखो, एक तो ये मैंने अभी, आप ये सवाल कर रहे हैं, पर मैंने पार्टी कांग्रेस पार्टी में जाके और मैंने ये सिर्फ ये अपेक्षा करी है कि भी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए, बारडा से लड़ाए। मैं तो दादरी में बैठा हूँ, दादरी भी मेरे लिए पराई नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव पहले आ रहा है, मुझे पार्लियामेंट में देख लें। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि पार्टी जनता की मांग के ऊपर कैंडिडेट उतारेगी। और बारडा का तो इसलिए आप भी नाम ले रहे हैं, और मेरा अपना गृह क्षेत्र है, मैं विधायक वहाँ से रहा हूँ। पर पार्टी मुझे यहाँ कहीं से भी अगर चुनाव लड़ाती है तो बड़े आराम से, बहुत कंफर्टेबल ढंग से हम पार्टी को सीट जिता के देंगे। और ये समय अभी बहुत दूर है, इसलिए कैंडिडेट कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये मेरे ख्याल से आपका तो प्रश्न करना बनता है। लेकिन इस बारे में बहुत ठोस तरीके से कोई भी उम्मीदवारी के बारे में अभी कोई मैं समझता हूँ बहुत समय नहीं है। अभी तो लोगों में हम जा रहे हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है। और जब चुनाव लड़ाने की बात आएगी, पार्टियां इन चीज़ों में सारा जब गहराई में जाएंगी, तो उनको अपने आप दिख जाएगा कि भी कौन आदमी अव्वल है, और उस व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, हम एक बड़ा पर्सन कर लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, चौधरी बंशीलाल जी के साथ रहे हैं और पूरा करता धरता थे आप विकास पार्टी में। तो उस हिसाब से मैं आपके पर्सन जानना चाहूँगा, शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, एक धड़ा बना हुआ है अलग से, और हुड्डा का धड़ा अलग बना हुआ है। तो इस सिचुएशन में अभी 20 तारीख की रैली आपकी हिसार में बहुत बड़ी, दीपेंद्र हुड्डा की। 21 तारीख के हाथ से हाथ मिलाओ प्रोग्राम भिवानी के अंदर अनाज बनने में पूरा हरियाणा प्रदेश ने देखा, आप भी वहाँ मौजूद थे स्टेज पे। किस तरीके से जनता उमड़ी थी, इतने सैलाब उमड़ा हुआ था जनता का। फिर दोबारा से भिवानी के अंदर एक बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है जिसमें शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला तीनों उपस्थित होंगे। तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या मतलब दोनों का मतभेद। आप कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाएंगे कैसे? पिछली बार भी आपने दावा किया था हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आप 30-32 पे वहीं पर अटक के खड़े हो गए। आपका आपस में मतभेद। अजय चौटाला बार बार भाषणों में कहते हैं कांग्रेस बोला अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई, बात करती है बड़ी बड़ी, जूतों में खीर बट रही है उनकी रोज़, आप देख रहे हो। लाठी डंडों से वो लड़ाई कर रहे हैं, बोले रोज़ देख रहे हो आप, और वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। क्या लगता है ये? देखिए, एक तो ये जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आपने पूछा और जो धड़ा की शब्द जो इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से मीडिया क्रिएशन है ये। और कांग्रेस पार्टी में पर्टिकुलरली जितना मैं अब समझ पाया हूँ, कोई धड़ेबंदी नहीं है। सारे के सारे लोग पार्टी हाईकमांड के आदेश के ऊपर जनता में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि भी बड़े नेता सारे के सारे एक दिन में एक ही स्टेज शेयर करें, ऐसा पार्टी की भी सोच नहीं है। पार्टी भी ये चाहती है कि भी एक उस कॉर्नर में काम कर रहा है, दूसरा उस कॉर्नर में कर रहा है, तीसरा उधर काम कर रहा है, चौथा वहाँ काम कर रहा है। और ये तो आप यहाँ की ही बात क्यों देख रहे हैं कि आप केंद्र में भी देखेंगे कि खड़गे जी किसी स्टेट में होते हैं तो राहुल जी किसी स्टेट में होते हैं, तो प्रियंका जी किसी स्टेट में होते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई धड़ेबंदी की बात हो। सारे के सारे लोग पार्टी को मजबूत करने में। एडवोकेट साहब कहने की बात को घुमा गए, लेकिन जनता जनार्दन को भली भांति पता है कांग्रेस का क्या फिलहाल चल रहा है मंजर। लेकिन अभी अजय चौटाला की बात पे क्या कहना चाहेंगे? अभी आपका धड़ा नहीं बन पाया, रोज जूतियों में खीर बट रही है आपकी, वो अक्सर कहते हैं। अजय चौटाला जी दुष्यंत जी के पिताजी हैं, और दुष्यंत यहाँ हरियाणा प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और सरकार को शेयर कर रहे हैं। अगर जूतों में खीर बटने की बात है तो वो उनकी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस डबल इंजन की सरकार यहाँ बता रही है, वो 15 अगस्त के लिए और जो ये झंडा लेके जा रहे थे, आदमपुर की घटना को देख के वो बताएं कि भी जूतों में खीर कैसे बटती है। कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मुझे ऐसी कोई घटना मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन आदमपुर की घटना जिस हिसाब से तिरंगे झंडे को
राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक जिस झंडे को और एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए उस झंडे का इस्तेमाल किया गया। मैं कहता हूं कि ये तो सख्त नोटिस लेने की बात थी और दूसरों के ऊपर धड़ेबंदी का आरोप लगाने की और की बात करने की बजाय सिर शर्म से झुका लेने की बात ये सत्ताधारी पार्टी के लिए और उसकी सहयोगी पार्टियों के लिए है कि भी इस तरह के सवाल उठाते हैं। वो देख लें एक बार आदमपुर के जो आपके सोशल मीडिया में वो चल रहे हैं कि भी तिरंगे झंडे से एक दूसरे के सिर फोड़े गए। आप कहते हैं कि नैना चौटाला यहाँ से 5-4.5 साल में हमारी आशाओं पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी। आप कहते हैं विकास कार्य चौपट, कानून व्यवस्था चौपट आप कहते हैं, और जनता जनार्दन से मिलते भी बहुत कम है। चलो आपकी बात पूरी कर लेते हैं। आप यहाँ से पहले विधायक रह चुके, आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसे क्या चीज़ खल रही है आपको, भाई बनते ही हम ये दुरुस्त करवाएंगे, इन चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। शायद ही नैना चौटाला सुन ले। अभी 5-6 महीने 7 महीने 8 महीने और बचे हैं सरकार के, शायद इनके दरमियान वो काम करवा दे, आपकी बात कान तक पहुँच जाए। देखिए, जहाँ तक आप बाढ़ डाका ही प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मुझे भी उसी पर केंद्रित होकर ही जवाब देना पड़ रहा है। वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश की बात है और हरियाणा प्रदेश भी किसान बाहुल्य प्रदेश है। बाढ़ उन क्षेत्रों में से आता है जहाँ कोई शहर लगता ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है किसान और खेत मजदूर, क्योंकि यहाँ भूमिहीन व्यक्ति भी खेत में ही काम करता है, दूसरा कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं है भवन निर्माण को छोड़ के। और बहुत ज़्यादा भवन निर्माण भी अगर कोई है तो वो दिल्ली में चला जाता है, गुड़गांव में चला जाता है। बाकी हरियाणा प्रदेश में सिर्फ खेती का काम है और तमाम मजदूर और जिनको हम कंज्यूमर मानते हैं, मैं कहता हूँ वो भी उत्पादक की श्रेणी में है। किसान तो अनाज पैदा करता ही करता है। हरियाणा प्रदेश का जो खेत मजदूर है, जिसके पास भूमि नहीं है लेकिन वो खेती में काम करता है, उसको कंज्यूमर ना मान के उसको उत्पादक माना जाए और उसको उत्पादक समझ के और उसको बराबर का दर्जा अगर दिया जाए तो, और उन लोगों का अगर सम्मान बख्शा जाए तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं होगी। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले CAG की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि और ये CAG की रिपोर्ट है जिसने 2014 में देश का राज बदल दिया था। उस CAG की रिपोर्ट अभी आई है लेटेस्ट, और उस CAG की रिपोर्ट में ये आया है कि कोई 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड किसी एक मोबाइल नंबर से चल रहे थे। मैं कहता हूँ आज घर के अंदर 4 मेंबर हैं तो चारों के 4 मोबाइल नंबर हैं और आयुष्मान कार्ड और जिसके तहत उनका जो इलाज हो सकता है अलग अलग टेलीफोन नंबर के साथ जुड़े हुए हैं। और वहीं CAG की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि लाखों एक ही नंबर से जोड़ दिए आयुष्मान कार्ड और उनकी पेमेंट हो रही है और जो लूट मची हुई है। तो मैं कहता हूँ कि भी लोगों को अगर ये चीज़ें लोगों के बीच में चली जाएं, जो CAG की रिपोर्ट आई है, 18 किलोमीटर 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर की बिड के ऊपर अगर एक नेशनल हाईवे के निर्माण की बात हुई और उसका 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट हुई जिस हिसाब से। और ये जो CAG की रिपोर्ट अभी मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में आ जाएगी जल्दी ही, ये लोगों के सामने आएगी तो मैं कहता हूँ कि भी जो लोगों के लिए पैसा खर्च होना चाहिए था वो पैसा तो कहीं ना कहीं और ही कहीं और बड़े सोचे समझे तरीके से कहीं दूसरी जगह जा रहा है इन योजनाओं के नाम पर। चलते चलते ये बता दीजिए, जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं आपके परिवार के बाद विधानसभा क्षेत्र की जनता को कैसा लग रहा है और जनता चाहती क्या है, कितना आप क्या देखते हैं जनता के बीच जा रहे हैं, कितना आपके प्रति लोगों का प्यार प्रेम उमड़ रहा है, जनता का रिएक्शन आपके प्रति है क्या? अब अक्सर रोज़ सुबह निकलते हैं शाम को घर आते हैं। यहाँ के लोग एक्चुअली दादरी बारडा ये जो लोहारू हमारा जो ये क्षेत्र है, यहाँ जनता नहीं ये परिवार की तरह से लोग हमें मानते हैं यहाँ। और अभी कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ, पार्टी ने एक कार्यक्रम हमें दिया है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, तो उसमें पार्टी के नाते से भी चर्चाएं हो जाती हैं। नहीं तो एक परिवार की तरह से लोगों से मिलते हैं, लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं और लोगों के साथ बैठ के बड़े प्यार से हम बात करते हैं। और बहुत अपनापन लोगों का जो हमारे साथ सदा से चला आ रहा है वही अपनापन बराबर बना हुआ है, कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। और अब तो लोग एक अपेक्षा भी करने लगे हैं कि 10 साल 9 साल से चलती हुई सरकार को चलता करना है और उस चलता करने के लिए लोग हमें बतौर टूल वो ये मानते हैं कि भी हाँ ये इस हथियार से अब की बार चलता कर देंगे। लोग ये मान के और हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा आशा देख रहे हैं और हम उसी हौसले के साथ लोगों के बीच में बैठ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कि अपने कीमती समय दिया, आपसे बातचीत की। अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ। आपका बहुत पॉपुलर चैनल है और
आपके इंटरव्यू को सुन के और इधर उधर से मेरा नंबर लेके बहुत सारे कार्यकर्ता, खास तौर से जो हरियाणा विकास पार्टी से जुड़े हुए प्रदेश भर के कार्यकर्ता हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं। और निश्चित रूप से आपका ये इंटरव्यू जिस दिन भी देखेंगे अगले 2 दिन में 3 दिन में, मेरे पास 100 अतिरिक्त फ़ोन ज़रूर आएंगे कि आपका इंटरव्यू देख के और आपसे बात करने का दिल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि भी आपका ये इंटरव्यू मेरे लिए भी मेरे लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बनता है। तो इस बात के लिए मैं आपका आभारी भी हूँ और आपके दर्शकों को मैं नमस्ते भी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो हमारे साथ ये नरपेंद्र सोरान जी बने हुए थे, पूर्व विधायक और एडवोकेट अधिवक्ता, मेरे साथ खास बातचीत हुई। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, आप नरपेंद्र सोरान जी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी अपना फ़ोन उठाइए, कमेंट बॉक्स में अपने राय लिख डालिए। क्या ये विधायक थे उसमें आपकी आशाओं पे 100% खरा उतरे थे? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बातें तो हम भी किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वो कमान भी हमारे पास थी, हमारे पास भी पावर थी। उस समय ये कितने खरे उतरे थे? क्या वास्तव में उस समय इनको इतना घमंड हो गया था? ये जो आज के विधायक देखते हैं, एटीट्यूड, कमांडो आगे पीछे, लोगों में पसीने की बदबू आती है, क्या उसमें इनको भी इतना एटीट्यूड था? गाड़ियों में आगे पीछे कमांडो, लाल बत्ती हॉर्न देते हुए और लोगों में पसीने की बदबू आती थी? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी राय देना, उठा के अपना फ़ोन अभी अपनी राय ज़रूर दे दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।